वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन में, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आगामी एग्जाम के लिए, और उन सब परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण होगा जो टेट के एग्जाम है, चाहे सीटेट का हो, चाहे स्टेट्स का कोई टेट एग्जाम हो, अथवा जो केवीएस में आपका पेडागोजी वगैरह आता है, एनवायरमेंट ईवीएस का, वहाँ के लिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले यदि ये नंबर दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी ग्रुप या फिर कोई इंक्वायरी चाहते हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि जो ईवीएस है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स स्किल्स प्रोसेस इन लर्निंग ऑफ ईवीएस ना। ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। क्या चिन्हित करता है? विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। विकल्प आपके हैं यहाँ पे कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, वर्णन, सी है कथन और डी है स्मरण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है मैं आपको पहले बता देता हूँ, साथ के साथ हम लोग चलते रहेंगे। आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट को लगाकर। तो पहला उत्तर है इसका, आपका जो सही है इसका विकल्प ए है, क्लासिफिकेशन। देखिए, वर्गीकरण ईवीएस के जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करने का काम करता है। जो प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को दी गई समस्याओं के हल तक पहुंचने के लिए और स्वयं को अपनी विधि का चयन करता है, यानी कि किस प्रोसेस से किया जाएगा, ठीक है। और इसमें विभिन्न निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है, जैसे प्रेक्षण, कल्पना व परिणाम, संचारण आदि आदि चीजें, ठीक है। इस तरह से और भी चीजें, मतलब। अब विकल्प प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों को, ठीक है, शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। विकल्पों को देखते हैं। विकल्प है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, ठीक है। एनवायरमेंट से क्या आप जानेंगे? राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना को पालन, मतलब जो राष्ट्र की नीतियां हैं जो उसमें प्रस्तावना दी है उसका पालन करना। सी है कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। और अंतिम विकल्प है कि विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना ना। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा कि भाई अगर ईवीएस की जो शिक्षक हैं और अभिभावक समुदायों की मतलब उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जानना चाह रहे हैं कि विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, या उनको जानने का अवसर देना कि एक दूसरे को वो समझ सकें, ठीक है। इसका यही विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की कक्षाओं की चुनौती व विषयों या समस्याओं को भली प्रकार से संबोधित निम्न, मतलब जो संबोधित करने की बात है, संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की कक्षा में जो चुनौती है, तो कौन सा उपाय होगा या किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? व्याख्यान एवं विचार विमर्श के द्वारा, ठीक है। बी है कि मुक्त वाद विवाद के द्वारा। सी है कि व्याख्यान एवं प्रदर्शन के माध्यम से। और अंतिम विकल्प है कि विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद के द्वारा। तो देखिए, अगर इसमें आप देखें तो प्राइमरी स्तर पे ईवीएस कक्षाओं की चुनौती व विषयों को भली प्रकार से संबोधित विचार विमर्श के उपरांत ही वाद विवाद के द्वारा ही जाना जा सकता है, यानी कि डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन। ये विकल्प महत्वपूर्ण होता है, इसके हिसाब से किया जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की वजह से देखें तो चुनौतियों की यहाँ पे बात की जा रही है, तो चुनौतियां हैं क्या? कक्षा में संपादन से संबंधित चुनौती हो सकती है, पाठ्यक्रम संबंधित चुनौती हो सकती है, सिलेबस को और समय और जो संसाधन होते हैं उसके संबंध में चुनौतियां प्राय आपको कक्षा में मिल सकती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न है कि ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन विकल्प यहाँ पे दिया है, उसके बाद भी यहाँ पे उसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट, ठीक है। बी है कि प्रक्रिया कौशल का अवलोकन। सी है कि कागज पेंसिल टेस्ट ना। और अंतिम विकल्प है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में इसको बोलेंगे तो उपलब्धि टेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है इसमें देखिएगा, इसमें है कि ए और बी सही है, सी और डी सही है, ए बी डी सही है, अथवा ए बी सी सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों के विचारों का अभिलेख और अवलोकन ना, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्ट की बात आ रही है, तो वो आप बहुत आराम से सीखेंगे। गुणात्मकता में मतलब आकलन करने के लिए बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं,
ठीक है, कौशलों का अवलोकन भी होगा, पेंसिल टेस्ट और उपलब्धि टेस्ट ये इतने महत्वपूर्ण इस संबंध में नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रथम वाला विकल्प, ये वाला विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 हमारा है। प्रश्न नंबर 5 में है कि ईवीएस, जो ईवीएस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल इन ईवीएस। ठीक है, तो असेसमेंट आकलन का जो टूल है ईवीएस में कौन सा है? पोर्टफोलियो है, दृष्टांत अभिलेख है, मापक पैमाना है, अथवा अवलोकन एवं रिकॉर्ड को लिखना है। तो इसमें से भी बताना है कि कौन कौन सा सही होगा। विकल्पों को अगर आप देखें तो विकल्प आपके सामने इसमें है कि ए बी सी तीनों सही हैं, ए सी डी सही है, ए बी डी सही है, और अंतिम में चारों विकल्पों को बोला गया है कि सही है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है, और ये आपका दृष्टांत अभिलेख हो गया ना, रेटिंग स्केल यानी कि मापक पैमाना हो गया, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना हो गया, सारी चीजें असेसमेंट में इंपॉर्टेंट होती हैं। इससे संबंधित प्रश्न हम एक बार और पहले भी कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट होगी आपके असेसमेंट में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा? डी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। ठीक है, अब विचार में क्या है? झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में से कौन सा इसमें से बताता है कि अलग है? क्या झील अलग है? क्या तालाब, झरना और पहाड़ी? वैसे देखा जाए तो इतनी कठिनाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विकल्प अलग दिख रहा है वो पहाड़ी है। ये बाकी तीनों जो है ये पानी से संबंधित है या फिर पानी के स्रोत हैं। पहाड़ी पानी का स्रोत नहीं है। वो बात अलग है कि कहीं से ग्लेशियर निकल रहा है, लेकिन ये अपने आप में अलग है। तो ये एक प्रकार का बहुत ही सरल प्रकार का प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब इसी कथनों में से कौन सा सही है, यही ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो विकल्प आपके दिए गए हैं कि गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं इनडायरेक्टली। कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाते हैं। ठीक है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, कश्मीर के लोग नारियल कहाँ से पाएंगे? खरीदेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन बड़ी दूरी हो जाएगी ना। तो ये थोड़ा सा अगर आप पकड़ सकें तो अपने आप जो है आप विकल्पों को ले लेंगे। खैर, अब इसमें पूछा है कि सही कथन कौन सा है। तो देखिए, टैपियोका वाला प्रश्न तो हमने किया ही था। टैपियोका, ठीक है, जिसको कप्पा भी बोलते हैं, ये एक प्रकार से स्टार्च है और एक जो पेड़ होता है कसावा, उसकी जड़ से मिलता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने देखा था केरल का प्रमुख भोजन है एक प्रकार का, और वहाँ के लोग नारियल की चटनी वगैरह के साथ इसको खाते हैं। साबूदाना की बात होता है। ये भी सही है, गुजरात के लोग अक्सर चीनी और चपाती, मतलब चपाती खाते हैं और दाल में चीनी डालते हैं, बहुत कॉमन सी बात है। ये वाला देखिए, कश्मीर के लोग नारियल का नहीं बल्कि जो है आप समुद्री मछली नहीं, तालाब वगैरह की मछली खाते हैं और सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो ये दोनों विकल्प थोड़े से गलत हैं। यहाँ पे समुद्र की मछली होगा और नारियल के तेल तो दक्षिण भारत में बहुत आम बात है, लेकिन यहाँ पे समुद्र की मछली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये वाला विकल्प दोनों गलत हो जाएगा। तो ए और बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है। ठीक है, विकल्पों को देखिए। टेलर बर्ड, दर्जी चिड़िया, बी है कि वीबर पक्षी, सी है कि कल चिड़ी यानी कि इंडियन रोबिन बोलते हैं इसको, और डी है आप सभी का फेवरेट उल्लू। ठीक है, उल्लू वैसे बुद्धिमान पक्षी होता है, उसके नाम पे मत जाइए। पता नहीं पुराने समय में इसको एक ऐसे पक्षी के श्रेणी में रख दिया जो खुद के बारे में मतलब थोड़ा सा मूर्खों से तुलना की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। बस ये दिन में देख नहीं पाता, इसलिए शायद इस लोगों ने इसको ऐसा माना होगा कि ये थोड़ा सा उतना समझदार नहीं है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वो समझ में आ रहा होगा कि हमने इतनी चर्चा इस पे कर ली। ठीक है, तो इसका आप देखिएगा कि आंख मानव की भांति उसके सामने होती है, तो उल्लू ही तो है। दो आंखें एकदम देखिए एकदम सामने होती है, दाएं बाएं नहीं होती उसकी आंखें। ठीक है, वो सीधा देखता है, इसलिए मैंने इशारा किया था आप लोग की भांति, आंख से ही इशारा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विकल्पों को देखिए, बड़े बढ़िया विकल्प हैं। विकल्प ए है कि हाथी एक समूह में रहते हैं और जिसे झुंड कहते हैं, यानी कि समूह में रहना हाथी पसंद करते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद बी है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। चलिए, ये भी ठीक है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हाथियां
अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, यानी कि कोई सीमा नहीं है। और डी है कि इसमें जो अंतिम विकल्प दिया है कि हाथी 4-5 वर्ष के आयु होने तक झुंड में रहते हैं, उसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर हथिनियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे विकल्प देखिए। अब यहाँ पे जो विकल्प है वो है, मतलब ए बी सही है, यहाँ पे ए बी सी यानी 3 विकल्प सही है, डी वाला गलत होगा। बी सी डी सही है यानी कि ए गलत होगा, और ए बी सही है मात्र, या फिर जो है ए सी सही है, ए सी डी। ठीक है, यहाँ पे आपका बी गलत करने की बात कर रहा है। देखिए इसमें जो मैं आपको बता दूं कि ए और बी ही केवल सही है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे देखिए हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं, और हथनियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, हाथी झुंड में नहीं रहते। होता क्या है कि जो हाथी झुंड में हथनियों और बच्चों में तो रहते हैं, यानी कि जो झुंड होता है वो हथनियों का होता है, यानी कि फीमेल हाथी का, एलिफेंट का। और झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हाथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, पूरा झुंड का जो एक प्रकार से मार्गदर्शन वही करती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां ही होती हैं और बच्चे होते हैं, बहुत ऐसा नहीं कि सैकड़ों हजारों हैं। और हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़कर अकेले निकल जाते हैं। तो यानी कि हाथी अकेले घूमते हैं, हथनियां जो है वो जिम्मेदारी उठाती हैं झुंड की। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में या बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? यानी कि यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा है कि किस राज्य में ये चीजें पाई जाएंगी। कौन सा? तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। कड़ी पत्ता नहीं है, तेज पत्ता अलग है, आप जानते होंगे गरम मसालों में यूज होता है। तो विकल्प है कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बी है गुजरात, सी है केरला, डी है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे जो विकल्प सही होगा आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर केरल है, क्योंकि केरल में आप देखेंगे भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य केरल ही है। इलायची को आप जानते हैं मसालों की रानी कहा जाता है, और केरल को भारत का मसाला उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। केरल के जो बगीचे होते हैं वहां पे तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, इस तरह की चीजें आप देखते हैं, और इसका व्यावसायिक उपयोग भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका कौन सा विकल्प सही होगा? केरल सही होगा, सी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि नेफेंथिस, आपने इसको एनवायरमेंट वगैरह में पहले पढ़ा होगा, कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये एक प्रकार का पौधा है, ठीक है, और इस पौधे की क्या खासियत है यही आपको यहाँ पे बताना है। तो विकल्प है कि यह पौधे जो है कीड़े मकोड़ों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। बी है कि यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, और सी है कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, और अंतिम विकल्प है कि भाई इसका आकार घोड़े जैसा होता है जिसके मुंह में पानी भरा होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, जिसके मुंह पत्ती से ढका होता है। थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं डिस्टर्ब हो गया। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं आप निकल पाता। तो विकल्पों को इसके देखते हैं हम लोग। विकल्पों को देखें तो यहाँ पे ए बी होगा या ए बी सी, तीनों होंगे, ए डी होगा या ए सी डी होगा। ठीक है, इसमें जो सही विकल्प है मैं आपको बताता हूं। इसमें है ए पहला विकल्प और डी, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो जो नेफेंथिस की बात कर रहे हैं ये पौधा तो है, और ये चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े सबको, जीवों को शिकार कर लेता है। लेकिन आप यहाँ पे जो बात आ रही है कि भैया इसमें ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में जो पाया जाता है, भारत में मेघालय में भी पाया जाता है। तो अभी इसमें है कि मेघालय में नहीं पाया था, तो ये गलत होगा। और इसका आकार जैसे घोड़े के जैसा तो होता ही है, और इसके ऊपर की जो पत्ती होती है वो ढक्कन जैसे ढका होता है, उसमें ऐसा बना रहता है, उसमें जब चीजें जाती हैं तो फंस जाती हैं, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। और घड़े के खास खुशबू इससे जो है निकलती रहती है, साउंड नहीं निकलता। इसकी वजह से कीड़े इसमें खींचे चले जाते हैं, और पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। और बात रही इसमें कि ये पौधा क्या करता है कि उनसे भोजन एक प्रकार से नहीं बनाता, उनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो लेने का प्रयास करता है, खासकर नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दांडी यात्रा भारत की आजादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, दांडी मार्च की बात हो रही है। तो इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया ये घटना कब घटी। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये दांडी यात्रा। तो अभी इसका शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद हो तो। यहाँ पे विकल्प है 1940, 1930, 1932 और 1913, और इसमें से सही पूछा जाए तो कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्यों, मैं बता दे रहा हूँ। विकल्प में टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग बताएंगे कैसे। इसमें जो होगा वो 1930 होगा। ठीक है, 1930 है ही नहीं,
यहाँ पे होना चाहिए था 1940 की जगह ये 1930 होना चाहिए था। 12 मार्च को इन्होंने चालू किया था। ठीक है, 12 मार्च को इन्होंने चालू किया था 1930 में अपने कुछ अनुयायियों के साथ। नमक पर टैक्स इन्होंने 6 अप्रैल को जो है अपना नमक कानून तोड़ा था, 12 मार्च से चालू किया था। 6 मतलब लंबी यात्रा के दौरान अपने अनुयायियों के साथ ये निकले थे और इन्होंने ये बताया था कि नमक बनाने का अधिकार जो है इस पर कर नहीं लगा सकती। हालांकि बहुत छोटा मुद्दा था, इसका मतलब यही था कि आम व्यक्ति, नमक हर व्यक्ति से जुड़ा होता है और गांधी जी ने जानबूझ के इस मुद्दे को चुना था ताकि हर व्यक्ति से संबंध रख सके। यही कारण था नमक कानून को तोड़ने का। और आप लोग को कई बार लगता होगा कि नमक कानून क्यों तोड़ दिया, ठीक है, ताकि ये दिखाया जा सके कि जो कानून गलत है उसका पालन हम नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जी खाने के लिए सलाह देता है? मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया और डेंगू। देखिए, अब यहाँ पे आप देखें हरी सब्जियां, गुड़, ये सब क्या किसके सोर्स हैं? अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आयरन के स्रोत हैं। और अनीमिया होता है, माफ कीजिएगा, अनीमिया में जो है खून की कमी में ये सारे बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि आयरन की कमी से होता है ये रोग। हीमोग्लोबिन जो है इसमें कमी हो जाती है, तो इसका सही विकल्प बी होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प देखिए, ये हमारे देश का एक भाग है, बी है 8,900 मीटर इसकी ऊंचाई है चोटी की। ठीक है, सी है कि बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और डी है कि 1950, ठीक है, 1950 पर्वत, इस पर्वत, ये लास्ट में यहां से पढ़ रहा था, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मार्च 1994 की दोपहर में जो है फहराया गया था। अब विकल्प को देखिए कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है विकल्प सही है। इसमें से आपको चुनना है कि भाई ये आपका ए बी सही है, बी सी सही है, ए बी सी सही है, या फिर बी सी डी सही है। इसमें अगर आप देखें तो सही विकल्प जो इसमें होगा वो आपका ये वाला होगा, बी वाला। क्यों? क्योंकि ए वाला जो है हमारे देश का भाग है। माउंट एवरेस्ट अगर आप देखें तो माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो वो किसी एक देश में नहीं आता। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट जो प्रॉपर लोकेशन आप बात करें तो वो नेपाल में आता है, उसको सागर माथा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से गलत हो जाता है। पहला अगर आप छाट दें तो अपने आप यहीं पे आके आप पहुंचेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि दूसरी बात ये आती है कि जो डी वाला विकल्प है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज ये बता रहा है कि 23 मई 1994 को फहराया गया था, तो नहीं, ये 23 मार्च 1984 था। ठीक है, तो डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, क्या करेंगे। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, प्रश्न है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। थोड़ा मैथमेटिकल जो है प्रॉब्लम्स भी ले जाएं। ठीक है, इसको भी देखते हैं। एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है, फिर एक्स के ठीक पूर्व 500 मीटर दूरी पर जाता है, फिर बी पर जाता है, फिर ए, रुक जाइए मैं इसको समझाऊंगा, ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। ठीक है, फिर वह सी पर जाता है और बी के ठीक पश्चिम 90 मीटर पर है, और अंत में वह अपने अस्पताल पे पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रश्न को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। मुझे इसमें मैं डायरेक्ट उत्तर भी नहीं बता सकता, मैं प्रयास करता हूं। देखिए, अब यहाँ पे जल्दी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई जो डॉक्टर है, एक डॉक्टर का घर कहाँ पे है? एक्स पर स्थित है ना, एक्स पर स्थित है, और उसका अस्पताल बताते हैं कहीं, मान लीजिए यहाँ कहीं वाई पर स्थित है। अभी देखेंगे। ठीक है, डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है और डॉक्टर जो है कहाँ पे उसको जाना है? वाई पर जाना है। तो यहाँ पे आप पहले दिशा, ऐसे सवालों को लगाते हैं इसमें आप दिशा का ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ, ईस्ट, ठीक है, वेस्ट और साउथ, एक दिशा का पैमाना आप बना लेते हैं, उसके बाद जो है इसको डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वाई पर स्थित डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। मान लीजिए ऐसा कुछ समझिए कि ऐसा सीधा रास्ता है, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर जाहिर सी बात है घूम के जाएगा। तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए उसे कोई सीधी सड़क नहीं है, तो डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स से ठीक पूर्व में 500 मीटर है। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ जाता है, तो ऐसा मान के पूर्व, ये मान के चलिए, यहाँ एक्स बनाते हैं समझने के लिए, यहाँ जाता है 500 मीटर। ठीक है, एक्स 500 मीटर जाता है, कहाँ जाता है?
फिर वह बी जाता है, एक्स के ठीक पूर्व 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, फिर वह बी पर जाता है ना, यहाँ पे बी आगे। इसको मैं पॉज करके बना के तब आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो टाइम ज़्यादा ले लेगा। चलिए मैप बन गया, इसको समझ लेते हैं। देखिए सवाल तो बहुत सरल था, लेकिन इसको समझाने में मुझे लगा फालतू का टाइम लगेगा। देखिए ये बोल रहा है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सा इसका रंग बदलते हैं पहले ताकि अलग दिखे। तो डॉक्टर का घर ये एक्स है, बोल रहा है कि 500 मीटर उत्तर पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे पूरब की तरफ, नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये देखिएगा यहाँ पे हमने दिशा को बना लिया, पहले दिशा बनाते हैं ऐसे प्रश्नों में। तो 500 मीटर फिर बोलता है कि ए की तरफ चलता है, ये इसका हॉस्पिटल है वाई पे, यहाँ पे डायरेक्ट रास्ता नहीं, उसको घूम घूम के जाना है। तो बोलता है 500 मीटर ए की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर वहां से 400 मीटर जो है दक्षिण की तरफ बी पॉइंट पे जाएगा, और बी पॉइंट से फिर जो है पश्चिम की तरफ 90 मीटर चलेगा, और 80 मीटर फिर जो है उत्तर की तरफ चलेगा, तो उसका अस्पताल आ जाएगा। सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें ये पूछ रहा है, प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्न में पूछ रहा है कि उसके अस्पताल से, हॉस्पिटल से घर की दिशा क्या है। घर से हॉस्पिटल की दिशा नहीं पूछ रहा है, तब तो उल्टा हो जाएगा। तो घर से देखेंगे तो पहली चीज तो यहाँ कोने पे है, ये ऐसा ना तो नॉर्थ है ना तो ये है। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ और वेस्ट का जो आएगा आपका, नॉर्थ और वेस्ट में आएगा, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम में है। कहां पे है? उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस तरह का बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन कभी कभी परीक्षा में आपको ऐसे सवाल मिलते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 के बाद प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकल्पों को देखिए, इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, बी है कि इसकी जड़ें उथली होती हैं, सी है कि अपने तने में जल संरक्षित करता है, और अंतिम विकल्प है कि यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकल्प है, देखिए पहली चीज तो रेगिस्तान में अगर आप जाएंगे तो वहां की खासियत ये होगी कि ये अपने तने में जल को संरक्षित करते ही करते हैं, तो ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि 8 मीटर से ऊंचा होता है, तो ये भी आंशिक रूप से विकल्प सही होगा। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा इसको सी ही सही मानिएगा, ठीक है, जो पूरी रूप से सही हो। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 है कि कुक्कुड़ कहाँ के लोगों की भाषा है। कुक्कुड़ कहाँ के लोगों की भाषा है? विकल्प देखिए, मिजोरम, मणिपुरी, मेघालय और झारखंड। तो ये तो आप देखेंगे तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है कुक्कुड़, या इसको कुरुख भी बोलते हैं, जो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में आसपास वहां पे बोली जाती है। द्रविड़ परिवार से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, बहुत सिंपल सा, अगर मैप आपने देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। गुजरात के बगल में आप देखें, जैसे कि ये जो मैप बनता है भारत का, ठीक है, थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे इधर देखेंगे तो ये जो मैप बनता है यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात है, गुजरात के जस्ट बगल में आपको महाराष्ट्र मिलेगा, फिर एमपी इधर मिलेगा, और ऊपर आपको राजस्थान इसके बॉर्डर से टच होता इधर। एक्चुअली थोड़ा मैंने उल्टा बना दिया, ज्यादा ऊपर कर दिया। यहाँ पे आपको जो है ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे ये वाला डी वाला विकल्प आपका सही होता है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 19 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिकता स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विकल्प है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बी है कि बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, सी है कि बच्चों में सिर्फ शास्त्रात्मक कौशल का विकास करना, और डी है कि बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन यानी कि स्पेशलाइज्ड स्टडी कराना या अध्ययन कराना। तो इसका अगर सही उत्तर आप देखें तो इसका सही उत्तर पहला वाला विकल्प होगा कि पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ये एनवायरनमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर। और विकल्प प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। इसको प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है कि कक्षा का पाठ किसानों की कहानी, ठीक है, बीज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उसको कौन पैदा करता है। मतलब ये किसानों और बीज के बारे में बताया गया, इसमें प्रश्न है। तो अब विकल्प देखिए, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाता है, इस तरह का प्रश्न। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है, बच्चों के स्मरण आधारित कौशल को विकसित करने में सहायता करता है, अथवा डी है कि शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। विकल्पों को देखिए, विकल्प ए और बी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है, ए और सी सही है, या फिर बी डी सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसका
सही उत्तर ए होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चों के आधारिक कौशल विकास में सहायता करता नहीं, ये सीखने में मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो है अब उसकी खेती का कौशल नहीं सीख लेंगे। कक्षा को जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है, तो नहीं, ये सीखने में सहायता करता है। बहुत सरल प्रश्न था। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्याचर्यों को सुझावित थीम का उपथीम है? विकल्प देखिए, परिवार और मित्र। बी है हम चीजें जैसे बनाते हैं, आवास, जानवर और पौधे। तो इस तरह के प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि पूछ रहा है कि पर्यावरण के अध्ययन में पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम को सुझावित थीम पर उपथीम है। देखिए ये जो थीम है, अगर आप इसको छोड़ें एनिमल और प्लांट्स को, तो बाकी सब यहाँ पे जो है थीम दे रखा है। ठीक है, और इसके 4 उप थीम होते हैं पर्यावरण के। ठीक है, जैसे भोजन, पानी, आवास और यात्रा। तो इसमें आप देखेंगे कि शेल्टर जो है इसमें दे रखा है, एनिमल, तो इसमें उप बाकी सब जो देखेंगे थीम और थीम का उप थीम है, तो ये उप थीम हो जाएगा आपका, है ना। इसमें जैसे परिवार और मित्र हो गया, हम चीजें जो बनाते हैं, ये सब थीम में आता है। ठीक है, और अंतिम में यही आपका उप थीम के तौर पे आएगा, आवास के अलावा ये एनिमल और प्लांट आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को जब सही करने की बात आती है तो कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। थीम क्या है, उप थीम क्या है ना, जो हम बात कर रहे थे। जैसे मैंने ये बताया अभी, शायद मुझे याद नहीं, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत नहीं, थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे। डाउट ये है कि मैंने शायद क्या बोला था, तो मैं बता रहा हूँ आपको थीम क्या है, फिर से ध्यान लिख लीजिए। परिवार, मित्र, ठीक है, और जो यहाँ पे देखेंगे आपसी संबंध, काम, खेल, जानवर, पौधे, ये क्या है, उप थीम है परिवार के। और उसके बाद जो थीम में आता है भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीजें जो हम बनाते हैं, ये थीम में आता है। ठीक है, जानवर और पौधे उप थीम में है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? किस्से और कहानियों के द्वारा, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, या फिर प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, या बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, अंतिम वाला होगा कि बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। क्यों? क्योंकि सार्थकपूर्ण लर्निंग क्या होती है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको बार बार जो है मेमोरी बेस्ड लर्निंग पे जो है वो कुछ नई चीजें नहीं सीखेंगे, उसी चीज की बार बार पुनरावृत्ति होगी। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित है? मूर्त से अमूर्त तक, अमूर्त से मूर्त तक, वैश्विकता से सामान्य तक, वैश्विक से सामान्य तक, अज्ञात से ज्ञात तक। देखिए इसका क्या होता है कि बच्चे मूर्त से अमूर्त के बारे में सीखते हैं। ठीक है, आपने जीन पियाजे के सिद्धांत भी पढ़े होंगे, तो पहले जो है मूर्त से, फिर बाद में अमूर्त के हिसाब से बच्चे सीखते हैं, कॉन्क्रीट से फिर एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको चीज़ें जब सामने जो दिख रही हैं, जो चीज़ वो जानते हैं उससे नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, तो अमूर्त चीज़ों पर वो विचार नहीं कर पाएंगे। विकल्प इसका जो ए सही था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 में कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? ठीक है, यह कृत्रिम विषय क्षेत्र है, यह संदर्भित है, यह बाल केंद्रित है, यह एक विषय क्षेत्र है। तो भाई अगर इसकी बात करें तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे कि यह एक विषय क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला जो डी वाला विकल्प है, इसको आप बहुत आसानी से हटा देते हैं। ठीक है, अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। सिंगल सब्जेक्ट एरिया ना, एक विषय नहीं है यहाँ पे, ऐसा मत समझिएगा, इसको सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे समझिएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। प्रश्न नंबर 25 देखें तो यह है कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। इसमें से जो विकल्प दिए हैं बताता है कि क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। विकल्प देखिए, अवलोकन और सूचना दर्ज कराना, विश्लेषण करना, प्रयोग करना और स्मरण करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो सही उत्तर है, मैं आपको बताऊं तो इसका डी वाला सही उत्तर होगा। ठीक है, स्मरण करना। क्यों? क्योंकि एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है। ठीक है, इससे संबंधित प्रयोग, अवलोकन, सूचना दर्ज करना, विश्लेषण करना और इन सब प्रयोगों पर आधारित सीखने का उद्देश्य ही होता है। जबकि स्मरण पे आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता। भोजन के खराब होने का मुख्य कारण सूक्ष्म जीव होते हैं, फफूंद होते हैं, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज काम नहीं होगी, जैसा कि इसके पहले वाला प्रश्न हमने किया था उसी आधार पर ही होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में। थैंक यू।